कौन है ये गुस्ताख? बैठक की तरफ से पेश करते हैं सादत हसन मंटो का एक अफसाना। ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह चूं ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से इसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसेन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकाले कूले, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होठ पर बालों का सुरमाई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर निउढ़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर इसकी कस कर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। इसके हाथ जो कृपान को थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर इसके कदो कामात और खदो खाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इस तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर झलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर इसकी निगाहों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग से उठकर इसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश होंठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। इसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ। चुनाचा इसके माथे पर हाथ रखकर इसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। इससे निगाहें हटाकर इसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होठ में आ गई। हाँ जानी कहकर वो इसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर को सहारा लेने वाले निगाहों से देखा। इसकी गोश्त पर एक कूल्हे पर जोर से थापा मारा और सर झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग खराब है। झटका देने से इसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से इनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए इसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने? भोरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दोनों हाथों से इसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहिगुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ पटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे?
शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया। नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तख्त ना हो कि तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, इस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो सारे गहने पहना रखे थे कि तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भपियां ले रहे थे, पर ना जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग सर्द हो गया। कलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया। ईश्वर सिंह, कसम वाहिगुरु की, जरूर दाल में कुछ काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ भींचकर इसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह, क्या बात है? तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने इस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर इसने पूरी कुव्वत के साथ भिनोड़ना शुरू कर दिया था। जानी में वही हो, जानी में वही हो, घुट-घुट पा जपिया तेरी निकाली हड्डियां थी गर्मियां। कलवंत कौर ने कोई मजहमत न की, लेकिन वो शिकायत कर दी, तुम्हें इस रात हो क्या गया था? तुम्हें इस रात हो क्या गया था? बूढ़े की मां का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलाओ। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ इसके होंठ में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुस गए तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूटा। एक अदा के साथ इसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह इसके भरे हुए कूले पर जोर से चुटकी दी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए द्रुप की चाल। कलवंत कौर का बालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, इसी तरह इस उतार कर एक तरफ रख दी। फिर इसने घूर के इसके नंगे बदन को देखा और जोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए, कलवंत, कसम वाहिगुरु की, बड़ी करारी औरत है। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज फिर जुल्म। और ये कहकर इसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लुओं को काटा, उभरे हुए सीने को भिंडोरा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मार, बालों के मुंह भर भर के बोसे, चूस चूस कर इसका सारा सीना फूंकों से लथेड़ दी। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हिलों के बावजूद उसमें एक हरारत न पैदा कर सका। जितने गुण और जितने दावों से याद थे, सब के सब इसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल किए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आता था। ईश्वर सिंह,
काफी फेंक चुका, अब पत्ता फेंक।